सबसे पहले हम आज बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। तो इंग्लिश एसे का मैंने कल आपको बताया था कि आपके पास चॉइस होती है, और चॉइस होने की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा एसे जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश ऐसे में जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे बैठे होते हैं तो उनके लिए सबसे जो मुश्किल टास्क होता है वो टॉपिक सिलेक्शन का होता है कि हम किस तरह से टॉपिक को सिलेक्ट करें, कौन सा टॉपिक हम सिलेक्ट करें। तो ये तो खैर मैंने आपको बताया था कि हाँ 2021 में भी मतलब इस तरह से हुआ था। और दूसरा ये बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपनी कैपेबिलिटीज देखनी है। ये नहीं देखना कि स्टूडेंट्स ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं तो मुझे जो है वो कोई और आपने वहां जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना। एक वो ऐसे जिस और बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो इजी ऐसे होता है वो कहते हैं ये तो सब करेंगे और इस पे मैंने इतना काम कर चुके हैं, मुझे कुछ नया करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। और वो बेहतरी के चक्कर में जो है वो फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है उनके लिए। तो इंग्लिश ऐसे में आपने टॉपिक सिलेक्शन इस तरह से करनी है कि वो वाला टॉपिक आपने चूज करना है जिसमें आपको अच्छे तरीके से पता हो कि इसका सेंस क्या बन रहा है। हमेशा वो टॉपिक वो चूज करें जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, डबल मतलब आपको हाँ मीनिंग ना आ रही हो कि शायद इसका पॉजिटिव आर्गुमेंट्स हैं शायद, क्योंकि ऐसे में आपने वही आर्गुमेंट लिखने होते हैं जो आपने स्टार्ट में मतलब अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिख रहे हैं उसको तो उसने आप एंड तक उसको उसी में ही डिफेंड करेंगे। हाँ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंपैरेटिव एनालिसिस कर मतलब करना पड़ जाता है, लेकिन ये है कि मोस्टली ऐसे ऐसे होते हैं कि आपको उसी एक ही कॉन्टेक्स्ट पे लिखना होता है, या पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। तो कंफ्यूजन वाला कोई टॉपिक नहीं, आपने सबसे पहले वो नहीं चूज करना। और फिर आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसकी समझ आ गई है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ना कि इस टॉपिक की मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ये मैंने अब लिखना है इसके ऊपर। लेकिन अब उसके ऊपर लिखने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, उसमें आपने ये देखना है कि इसमें मेरे पास कोई फैक्ट्स फिगर्स हैं, मतलब क्वांटिटेटिव डाटा है, सर्वे वगैरह आपको उसके ऊपर मतलब डिफेंड करने के लिए आपके पास है। कुछ लोगों को स्टैटिस्टिक्स याद नहीं रहते, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो आपको नहीं चीजें याद रहती हैं। मोस्टली आपको आउटलाइंस बना लेते हैं, आप आर्गुमेंट्स बना लेते हैं, लेकिन डिफेंड करने के लिए जो डाटा होता है वो आपको भूल जाता है वहां पे। तो कोशिश करें या तो आपको बहुत अच्छे वही लिखें जो आपको एक्यूरेट आता हो, गलत जो है वो स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं लिखनी, उससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। और दूसरी बात आपने ये देखनी है कि अगर आपको क्वांटिटेटिव में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने क्वालिटेटिव डाटा जो है वो उसके ऊपर भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ऐसे की प्रिपरेशन के दौरान आपने दो चीजों पर फोकस करना है, एक क्वांटिटेटिव डाटा और एक क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव मैंने आपको बता दिया फैक्ट्स और फिगर्स, और क्वालिटेटिव में आपने कंपैरेटिव एनालिसिस देखने हैं रिसर्च पेपर्स से। उसके बाद पॉलिसीज गवर्नमेंट की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बना रही है उसके ऊपर आपने काम करना है, एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन, और जितने भी इश्यूज वगैरह हैं उनके ऊपर जितनी भी पॉलिसीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट बना रही है वो आपने, और सोर्स आपने जो उसका वेबसाइट पे जाके वहां से जो उसकी एग्जैक्ट वेबसाइट है वहां से आपने उसकी पॉलिसीज वगैरह देखनी है। उसके बाद केस स्टडीज जो न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे अक्सर आती हैं और जो सोशल इश्यूज पे हो रही होती हैं वो केस स्टडीज आपने देखनी है। ये जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होते हैं तो इसके साथ साथ ही आपका ऐसे तैयार हो रहा होता है, तो ऐसे के लिए जो चीजें रिक्वायर होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो इन चीजों पे आपने फोकस करना है। उसके साथ रिसर्च पेपर्स के ऊपर आपने काम करना है। वो रिसर्च पेपर्स मैं आपको वेबसाइट बता दूंगी, वहां से आपने डाउनलोड करने हैं, तो कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो वहां से आपको पता चलेंगे। उसके साथ साथ आपको रेफरेंसेस, कोटेशन, ये जो बुक्स वगैरह नॉर्मल रीडिंग होती है बुक रीडिंग, वहां से आपको कोटेशंस वगैरह। लेकिन ये है कि ये
अच्छे मार्क्स गेनिंग के लिए है। अब ये नहीं कि अगर आप परेशान नहीं होना कि अगर आपको कोई कोटेशन नहीं आती तो आप बैठ जाओ कि मुझे तो इस पर कोई कोटेशन नहीं आती, मैं तो ये ऐसे अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई बात नहीं, अगर आपको कोटेशन नहीं भी आती तो इट्स ओके। आपके आर्गुमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, डिफेंड करने के लिए आपको एविडेंसेस अच्छे होने चाहिए। कोटेशंस और ये सारी चीजें बाद का मतलब मसला है। उसके साथ आपके कॉन्सेप्ट्स मतलब क्लियर होने चाहिए। और ये चीजें आपकी मतलब टॉपिक सिलेक्शन के टाइम पे आपने ये सारी चीजें देखनी है कि मुझे ये चीजें आती हैं। और इन चीजों में मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है। इम्पोर्टेंट चीज आप सबसे यही है कि आपने टॉपिक अच्छा सिलेक्ट करना है। टॉपिक अच्छा सिलेक्ट करना है, वो टॉपिक सिलेक्ट कर लिया जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो टॉपिक सिलेक्ट कर लिया जिसमें आपको सब कुछ मतलब पता है कि इसमें मैंने क्या लिखना है, फैक्ट्स फिगर्स, उसके साथ एविडेंसेस, केस स्टडीज, ये सारी चीजें आपको पता है तो आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। उसके साथ सीएसएस के ऐसे में आपको तीन चीजों की सबसे ज्यादा जो है वो पूरे ऐसे की राइटिंग में आपने चीजें देखनी है। एक तो कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए आपका ऐसे, उसके साथ साथ जो आपकी राइटिंग होती है ये चीजें आपने कहाँ पे इंट्रोडक्शन से आउटलाइन से लेके कंक्लूजन तक आपने सारी चीजों, आउटलाइन में भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन में भी आपका मेन बॉडी में जो है वो शॉर्ट एसेज होते हैं, मतलब पैराग्राफ्स जो हैं वो भी आपके इस तरह से मतलब क्लियर होने चाहिए कि जो टॉपिक आप आउटलाइन का जो सब हेडिंग है वो आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है। उसके साथ आपको मतलब ये चीजें जो हैं ये आपकी ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ आपकी ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से आपने मतलब ऐसे लिखना कैसे है आपने। तो सबसे पहले तो आपने आउटलाइंस बनानी है। अब आउटलाइंस आपने रफ पेपर पे जाके लास्ट पेज पे उसी टाइम जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे होंगे तो टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त आपके माइंड में जो भी चीजें आ रही होंगी आपने रफ पेज पे जाके वहां पे लिखना स्टार्ट कर देना है। जो जो आपके माइंड में आता जाएगा वो आपने लिखते जाना है। ये नहीं करना कि ये मैं बाद में लिखूंगा, क्योंकि उस टाइम इस तरह से एक सिचुएशन होती है कि आपके माइंड में जो चीजें आती हैं उसके साथ साथ तो नेक्स्ट आती जाती हैं तो पुरानी आपकी माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो बेहतर हाल यही है कि आपको जैसे ही चीजें याद आए आप फौरी उसको रफ पेज पर लिख लें। तो आउटलाइंस आपने किस तरह से बनानी है। आउटलाइन आपने 1.5 पेज की होनी चाहिए आपकी आउटलाइन। एक जो बेस्ट ऐसे है वैसे तो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है 25 to 3500 वर्ड्स की। तो उसके लिए मतलब आप ये देख लें कि जो एवरेज है, मैं एवरेज बता दूंगी क्योंकि इसमें जो 800 वर्ड्स के भी मतलब इतने भी वर्ड्स लिख के बच्चे पास हुए हुए हैं ऐसे, और 3500 वर्ड्स भी लिख के बच्चे फेल हुए हुए हैं। तो ये वर्ड्स की कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है, एवरेज होने चाहिए। मतलब एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि ये एक बच्चा जिसने आउटलाइन लिखी है उन आउटलाइंस को उसने पूरे तरीके से डिफेंड किया है अच्छे तरीके से। जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका ऐसे का मतलब ठीक होना चाहिए। लाइक अगर आपने आउटलाइन लिखनी है तो आपकी मेन हेडिंग्स हैं जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़ के आपकी 3 से कम नहीं होनी चाहिए। मेन हेडिंग्स की बात कर रही हूँ, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे अक्सर कहते हैं ना इम्पैक्ट सॉल्यूशंस और काजेज जो हैं वो लिख के और इंट्रोडक्शन, और कभी भी इम्पैक्ट काजेज और सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं लिखने, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड में नहीं लिखने, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है इसको। और ये याद रखें कि मतलब 5 मेन हेडिंग्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम आपका ऐसे जो है वो मतलब नहीं कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट में नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है। और आपकी आउटलाइन में 1.5 पेज की होनी चाहिए, मतलब सब हेडिंग्स डाल के 1.5 पेज तक जानी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो हेडिंग्स का फोकस है ना वो इस तरह से होना चाहिए कि क्लियर हेडिंग होनी चाहिए। मतलब आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए जो हेडिंग्स हैं, और उसमें आप ये भी याद रखें कि कभी भी मतलब एक हेडिंग आपने दी और दूसरी हेडिंग का मतलब भी वही है लेकिन वर्डिंग चेंज है, तो मतलब वो भी नहीं आपने करना आउटलाइन में। उसके साथ इंट्रोडक्शन में जो आपने चीजें ऐसे में करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंट्रोडक्शन आप एक तो आउटलाइन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए,
उसके साथ आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। वैसे तो मतलब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ज्यादा काम है स्टार्टिंग में, जो आपको अभी प्रैक्टिस के दौरान जो आपने काम करना है, वो इन दो चीजों पे सबसे ज्यादा करना है। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपका होना चाहिए 1 पेज, और आगे आप 5-4 लाइनें, या मतलब इस तरह से आप कर लें कि 1 पेज से ज्यादा होना चाहिए, 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी लिमिट्स होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है तो उसके पास बहुत पेपर होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता चल जाता है सिर्फ आउटलाइन और इंट्रोडक्शन की लेंथ से ही कि इस बच्चे ने ऐसे कंप्लीट लिखा है या फिर मतलब इस तरह से किया। होता ये है कि आउटलाइन बहुत अच्छी बना ली है, जबरदस्त किस्म की आउटलाइन बना ली है, और आपने 1.5 से 2 पेज की आउटलाइन बना ली है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप पेपर लिख रहे होते हैं, फर्स्ट पेपर होता है, तो आपके लिए मुश्किल होती है कि टाइम का मसला हो जाता है, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाते, लास्ट वाली आउटलाइंस आप मर्ज कर देते हो। उसका भी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि जब एक एग्जामिनर, आप दो दो सफे की आउटलाइन लिखी हुई है, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसने कंप्लीट नहीं लिखी हुई। और अगर आपने 1 पेज से कम लिखी हुई है आउटलाइन, तो उसको तब भी पता चल जाएगा कि इसका ऐसे कंप्लीट ही नहीं है, मतलब इसने इतना छोटा ऐसे लिखा है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि आपकी 1.5 पेज तक आपकी आउटलाइन होनी चाहिए, और 5 मेन हेडिंग से कम नहीं होनी चाहिए आपकी। और सब हेडिंग्स तो मतलब मैं आपको मेन हेडिंग में आपको बता दूंगी कि कितने तक होनी चाहिए आपकी सब हेडिंग्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका पूरा 1 पैराग्राफ का होना चाहिए। उसमें किसी भी मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कोटेशन वगैरह या कोई रेफरेंस लिख भी रहे हो ना इंट्रोडक्शन में, तो वो आपने पेज को मतलब उसको हाईलाइट करने के लिए आप ये नहीं करेंगे कि उस पैराग्राफ को आप कट करके नया पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे, या फिर उसको अलग लिख के, अलग नहीं लिखना उसको, मतलब उस पैराग्राफ के साथ ही लिखना है, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपने। और उसके साथ अगर आप ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर लिख रहे हैं तो उससे कॉमा लगा दें, ताकि वो आप मतलब वो चीज हाईलाइट हो जाए। वैसे अगर आप कहें कि मतलब जिस तरह करंट अफेयर पाक फेयर का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उसको अलग से आप 1 लाइन छोड़ के या मतलब मिड में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना, वो आपका पैराग्राफ के साथ ही होगा। उसके साथ आपकी आ जाती है मेन हेडिंग। मेन हेडिंग में आपके जो होने चाहिए पैराग्राफ्स, एवरेज होने चाहिए, वो होने चाहिए 20 तक। इसका मतलब यह है कि आपकी जो सब हेडिंग्स है टोटल मिला के 20 होनी चाहिए। एक हेडिंग का 1 पैराग्राफ होता है, एक हेडिंग का 1 पैराग्राफ होता है। और पैराग्राफ आपका समझ लें कि शॉर्ट ऐसे टाइप होता है, यानी कि जो आपका टॉपिक मतलब जो आपने आउटलाइन में लिखा होता है, उस आउटलाइन को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि आपका जो पहला आंसर है वो आपका हाउ का हो, और दूसरा आपका वाई का हो। मतलब आपको जो उसको डिफेंड कर रहे हो, पहले आप उसको इस तरह से लिखें कि आपका जो क्वेश्चन माइंड में हो, वो आप हाउ का क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर दे रहे हैं, और दूसरा आप वाई का जो है वो आंसर दे रहे हैं। तो मेन हेडिंग का जो पैराग्राफ है वो इस तरह से आपने करना है। तो पैराग्राफ मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना कि एक हेडिंग को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो पैराग्राफ आपका 1.5 पेज पे चला जाए, और फिर अगली हेडिंग को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो 5-6 लाइनों का हो। इस तरह से नहीं करना, उसको आपने बैलेंस के मतलब हिसाब से लेकर चलना है। तो उसके साथ आपका आ जाता है। और मेन हेडिंग में आपने जो चीजें फोकस करनी है वो उसमें ये करना है आपने कि लैंग्वेज का एरर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज है उसमें 4-5 जो मिस्टेक्स हैं वो मतलब आप समझ लें कि एग्जामिनर उनको स्किप कर देता है। मतलब 3-4 अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं तो उनको स्किप। लेकिन अगर अंबार लगे हुए हैं कि आप सिंगुलर प्लूरल का नहीं पता, हैज़ हैव का नहीं पता आपको, और स्पेलिंग इश्यूज हैं, आप स्पेलिंग कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं, तो कनेक्टर सही तरह से यूज नहीं कर रहे और सेम वही बात जो इंट्रोडक्शन की बात मैंने की कि यहाँ पे भी अगर आप कोई फैक्ट्स फिगर्स लिख रहे हैं या कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो उसको आपने पैराग्राफ के साथ ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। और उसके साथ आपने ये करना है कि मतलब रेफरेंस वगैरह जो आपका होना चाहिए, हाँ, वो मैक्सिमम भी आपकी 3 होने चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा आप कहो कि भाई ये अंबारी लगा दो, क्योंकि एग्जामिनर ने किसी की चीजें नहीं पूछी, उसने आपका ओपिनियन पूछा हुआ है, लेकिन उस ओपिनियन को डिफेंड करने के लिए आप उन चीजों का यूज कर सकते हैं
उनका मकसद ये होता है कि जो चीज आप कह रहे हो वो एक्यूरेट कह रहे हो। उनका मकसद ये नहीं होता कि आप हर चीज पे, हर जगह पे आप कोटेशंस, हर जगह पे आप इस तरह से चीजें लिखो। तो आप मतलब एक ऐसे अगर आप अटेम्प्ट, क्योंकि आपने एक ऐसे अटेम्प्ट करना है तो आपने ये नहीं करना कि जितना आपके पास नॉलेज है वो सारा आप लिख लो। रेलिवेंट चीजें लिखनी है, और मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस चीजें लिखेंगे कोटेशंस वगैरह, तो वो आपने 3-4 लिखनी है। मतलब उससे ज्यादा नहीं लिखनी। और मिनिमम मतलब एक आधी आप अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है। तो कंक्लूजन में आपने जो स्टार्टिंग वर्ड है वो आप टू समराइज सम आप मतलब इस तरह से वर्ड्स आपने यूज करने हैं। और थोड़ा बहुत आपने स्मॉल ओवरव्यू लिखना है, अगर प्रोबेबिलिटी कैसे है या मतलब जो भी ऐसे है उसको इस तरह से कंसाइज करना है आपने। लेकिन आपने कंक्लूजन का डिफरेंस क्या होता है कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का डिफरेंस ये होता है कि इंट्रोडक्शन में आप एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, आप ये बता रहे होते हो को मतलब ये चीज ये है और आगे मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कंक्लूजन में आपने इस तरह से लिखना है, उसको सम अप करना है, उस पे उसके सॉल्यूशंस पे, मतलब आप कंक्लूजन में सॉल्यूशन लिख सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वगैरह लिख सकते हैं। इस तरह से आप मतलब इंग्लिश ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे।